अयोध्या, मैनपुरी, कानपुर, अंबेडकर नगर जैसे यूपी के 10 जिलों में कई विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर और प्रयागराज की फूलपुर जैसी सीटें शामिल हैं। अगले 1-2 महीने के भीतर कभी भी चुनाव के ऐलान हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। क्या लोकसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी भाजपा की हालत खराब ही रहेगी? सपा इस बार क्या करने वाली है? मायावती ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं, इनका इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? और चंद्रशेखर नगीना के जो सांसद हैं, इस चुनाव में किसकी हवा टाइट करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूपी में उपचुनाव की तारीखें अभी तक घोषित नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसको लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी कहां से लड़ेगा, किसके खाते में कौन सी सीट आ सकती है, इन सभी बातों पर चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने तो कई सीटों के उम्मीदवारों का नाम भी तय कर लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह सपा और कांग्रेस इस उपचुनाव में एक साथ लड़ेंगी या नहीं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। मायावती भी अपनी पार्टी को नया जोश देने में लगी हुई हैं। मायावती ने पार्टी में कई सारे फेरबदल किए हैं। बसपा के इतिहास पर नजर डालें तो उपचुनाव में यह पार्टी हमेशा भारी रही है, जबकि भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। खैर, चुनाव को लेकर भाजपा भी काम पर लग गई है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, प्राइवेट नौकरियों के लिए रोजगार मेले लग रहे हैं। बात यह भी कही जा रही है कि इस उपचुनाव में बीजेपी का असली मकसद 10 विधानसभा सीटों में कम से कम 7 सीटें जीतने का है। हाल ही में प्रभारी मंत्रियों ने जो रिपोर्ट बीजेपी को दी है, उसमें 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई, लेकिन भाजपा की लाठी कहे जाने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फीडबैक कुछ और ही कहता है। संघ ने कहा है कि यूपी में भाजपा को केवल 3 सीटें ही मिल सकती हैं। यूपी की इन सभी 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी और एनडीए के पास मिलाकर 5 सीटें हैं, जबकि बाकी 5 विधानसभा सीटें विपक्ष के पास हैं। समाजवादी पार्टी के पास सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदुर की सीटें हैं। वहीं एनडीए के पास फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर, खैर और माजवा सीटें हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में बनी है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए मिल्कीपुर सीट सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, लेकिन इसके लिए भाजपा क्या तैयारी कर रही है और यूपी में उपचुनाव को लेकर किसकी क्या रणनीति होने वाली है, अब इस पर नजर डालते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे। सीटें खाली होने की वजह से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सेमीफाइनल ही समझा जा रहा है। भाजपा की तैयारियों पर नजर डालें तो सूत्रों के अनुसार भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के बीच लखनऊ में एक बैठक हुई थी, जिसमें संघ ने उपचुनाव के बारे में फीडबैक दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट देने के लिए मंत्रियों की इन सीटों पर ड्यूटी लगाई थी। मंत्रियों ने कहा था कि 10 में से 7 सीटों पर भाजपा मजबूत है, लेकिन बैठक में संघ ने भाजपा नेतृत्व को साफ साफ बता दिया है कि आप सिर्फ 3 सीटें ही जीत रहे हैं। ये सीटें गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर और मीरापुर हो सकती है। वैसे जब एक संस्था ने बीजेपी के संजय चौधरी से इस बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि उपचुनाव के संबंध में संघ से कोई चर्चा नहीं हुई है। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद से यह बात चर्चा में है ही कि संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहरहाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से काफी दूर रह गई, जिससे उसे गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। लेकिन पार्टी को उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा झटका लग गया। बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ने हार की कई वजह बताई है। इसमें पेपर लीक, संविधान बदलने के वाले बयान, ओल्ड पेंशन, अग्निवीर जैसे मुख्य कारण बताए गए। अब इन सभी बातों को गौर करते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी काम को तेज कर दिया है। उपचुनाव से पहले कई सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा होने वाली है। जिन्हें सरकारी नौकरी मिल रही है, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से नियुक्ति पत्र मिल रहा है। कई जगहों पर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव में मिली हार के बाद अचानक ही सूबे में कामों की बहार आ गई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की जिम्मेदारी वैसे तो सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर आती है, लेकिन परिणाम आने के बाद भाजपा के भीतर एक गुट लगातार योगी को ही निशाना बनाता रहा है। अब बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर सीएम योगी को कटेहरी और मिल्कीपुर का जिम्मा सौंपा है। सीएम योगी इन सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुट भी गए हैं। वह लगातार इन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अगर यह सीटें भाजपा के खाते में आती हैं
तो योगी सरकार और पार्टी के अंदर उनके विरोधियों को जवाब दे पाएंगे। साथ ही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के बहाने अयोध्या के विकास का संदेश भी दोहराने की कोशिश होगी। योगी आदित्यनाथ के साथ ही भाजपा ने प्रदेश के अन्य नेताओं को भी अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि इस उपचुनाव में भाजपा को संघ का भी पूरा साथ मिल रहा है। संघ के स्वयंसेवक पार्टी के साथ बूथ स्तर पर काम करने में लग भी गए हैं। हालांकि इस पर भाजपा ने कोई जवाब नहीं दिया है। उपचुनाव में भाजपा के संघ के आने की इस बात पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है यूपी उपचुनाव में जनता समाजवादियों के संग है और जब जनता संग है तो वो संघ क्या करेगा जो चुपके चुपके छुप कर रणनीति बना रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी से सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बनने के बाद सपा के रंग भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने इस बात को लेकर भाजपा को कई बार सुनाया भी। खासकर फैजाबाद अयोध्या की सीट को लेकर अखिलेश और राहुल ने अवधेश प्रसाद को आगे लाकर कई बातें कहने की कोशिश की। पहले की भाजपा को उस पॉलिटिक्स से ज्यादा लाभ नहीं मिला जो वह मंदिर और धर्म को लेकर चल रही थी। दूसरी यह कि इंडिया गठबंधन दलितों को लेकर गंभीर है। हालांकि उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अभी तक सीट शेयरिंग की बात नहीं की है। सूत्रों की माने तो उपचुनाव की 10 सीटों में कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। हरियाणा में भी चुनाव है, सपा वहां से भी चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन हरियाणा को लेकर दोनों पार्टियां एक मत नहीं दिख रही। यूपी के उपचुनाव में भी अखिलेश पीडीए वाले नारे के साथ नए और युवा चेहरों पर दांव लगा सकते हैं। खबरों की माने तो अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के लिए सपा ने अजीत प्रसाद के नाम को लेकर सबको मना भी लिया है। अजीत अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, हालांकि इनके नाम को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सपा लगातार मीटिंग कर रही है और खासकर अखिलेश सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में सपा को कई और बातों पर ध्यान देना होगा। लोकसभा चुनाव के समय सीटों पर नामों के बदलने से कहीं न कहीं सपा को बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बार उपचुनाव को लेकर कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का फैसला पहले ही सपा ने कर लिया है और उन सबको बता भी दिया है। इस आश्वासन के साथ कई लोग अभी से तैयारी करने में जुट गए हैं। सपा दलितों को लेकर भी कई सारे प्लान बना रही है। अभी हाल ही में बीजेपी के एक विधायक ने मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया तो अखिलेश यादव मायावती के पक्ष में उतर गए। उन्होंने ट्विटर पर मायावती का बचाव करते हुए कई सारी बातें लिखी और मायावती ने इस पर अखिलेश को आभार भी कहा। हालांकि पिछले गठबंधन के बाद से दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को लेकर रुख साफ रखा है, लेकिन थैंक यू पॉलिटिक्स के बाद कहीं यूपी में सियासत फिर से करवट तो नहीं लेने जा रही। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर मायावती अखिलेश के साथ आ जाती हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। साथ ही 2022 की परफॉर्मेंस को 2027 में बरकरार रखने के लिए बीजेपी को बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन उपचुनाव में इन दोनों पार्टियों के साथ नजर आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। बहरहाल सभी की तरह बसपा भी अपनी तैयारी में जुट गई है। लखनऊ में मायावती के आवास पर लगातार पार्टी मीटिंग हो रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बसपा ने एक नई टीम भी बनाई है, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीते कई बार में पार्टी ने कई नेताओं को पद से हटाया भी। पार्टी ने एक बार फिर मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है और आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी। इस घोषणा के दौरान यूपी का उपचुनाव किन मुद्दों पर लड़ना है, क्या रणनीति होगी, इसके लिए मायावती ने बैठक में चर्चा की। हालांकि उपचुनाव में बसपा के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2007 से अब तक यूपी में लोकसभा और विधानसभा के जितने भी उपचुनाव हुए, बसपा उसमें हमेशा आगे रही। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में कुल 80 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी की सक्सेस रेट 64% का रहा है। 19% सपा का और भारतीय जनता पार्टी को तो इन चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ता था। हालांकि 2017 के बाद जिन 23 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें भाजपा और उसके सहयोगी दल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। इन आंकड़ों की सच्चाई यह है कि अक्सर सत्ताधारी दल ही जीत हासिल करता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि वहां की जनता सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है। लोग चाहते हैं कि उनके इलाके में विकास तेजी से हो और इसके लिए वे सरकार का साथ देने को तैयार रहते हैं। होने वाले उस उपचुनाव में नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर की भूमिका की भी चर्चा रहने वाली है। चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर और उनका संगठन भी काफी ऊर्जा में दिख रहा है।
गाजियाबाद में अपने एक संबोधन में चंद्रशेखर ने विधानसभा उपचुनाव में यूपी की सभी 10 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। चंद्रशेखर के इस ऐलान के बाद सपा और बसपा दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लोकसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर से दूरी की वजह से सपा को नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस और सपा के गठबंधन की वजह से कहीं न कहीं दलितों का वोट सपा को मिला था। इस चुनाव में बसपा और चंद्रशेखर की पार्टी आसपा के मैदान में होने की वजह से सपा को नुकसान हो सकता है। इन विधानसभा सीटों पर कौन बाजी मारेगा इसका पता चलने में भले समय हो, लेकिन कयासबाजी अभी से शुरू हो गई है। आप भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए संपन्न भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।